हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आई पार्लियामेंट की तरफ से। जो पार्लियामेंट की अपनी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो वक्फ बिल की स्टडी कर रही थी इतने कई महीनों से, इसने समय भी मांगा था पार्लियामेंट से कि हम बजट सेशन तक दे पाएंगे रिपोर्ट। आज इसके अराउंड दो खबरें आती है। दिन की शुरुआत में पहली खबर आती है कि ऐसे 572 अमेंडमेंट्स थे जो पार्लियामेंट के इन मेंबर्स ने दिए थे कि वक्फ बिल में ऐड हो जाएं। फाइनली अगली न्यूज क्या आई? 2 घंटे बाद ही, 2 घंटे बाद आता है कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें ऐसे 14 अमेंडमेंट स्वीकार हो गए हैं जो वक्फ बिल में आ जाने चाहिए। ऑपोजिशन के एमपीज भी इस कमेटी के हिस्सा थे। ये पूरी समझनी है बात कि वक्फ बिल क्या है, कमेटी क्यों फॉर्म हुई, बिल कैसे पास होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा बच्चा, क्योंकि जो इस साल यूपीएससी के अटेम्प्ट देने वाले बच्चे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल कमिटीज का। क्योंकि यूपीएससी ने लास्ट ईयर और उसके भी लास्ट ईयर कमिटीज न्यूज में थी लेकिन नहीं पूछी थी, लेकिन इस बार काफी हाई चांसेस है कि कमिटीज के अराउंड क्वेश्चन आ जाए। तो प्लीज बेटा बच्चा ध्यान से सुनना इस न्यूज को। नाउ कमिटीज के अराउंड हम क्यों न्यूज पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये होती है पार्लियामेंट की एक्चुअल वर्किंग डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ, ये दिखाता है माइट। अब क्या हुआ है, हमें इतना पता है कि वक्फ बिल जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, ये पार्लियामेंट में आया था लोकसभा में, और लोकसभा में आया था ये इसको बदलने के लिए, वक्फ एक्ट 1995 को। अब जब इसको बदलने के लिए बात हुई कि क्या हम इस एक्ट को बदलेंगे, तो इसके बाद वहां ऑपोजिशन के एमपीज ने कहा नहीं नहीं, पहले तो बिल की स्टडी होगी, पहले इस बिल को पहले पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। तो फाइनली लोकसभा से ही क्या हुआ, लोकसभा से इस बिल को भेज दिया गया एक कमेटी के पास। कमेटी कौन सी है? कमेटी है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी दोनों हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होंगे इसमें। कौन मेंबर्स है इसमें वो भी देख लेते हैं अभी एक बार, और ये मेंबर्स बाद में स्टडी करते। ये जुलाई से शुरू हुआ किस्सा, फिर नवंबर में जब हमारा शीत सत्र जब आया, शुरू हुआ, उस समय रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, लेकिन शीत सत्र में इस कमेटी ने बोला कि हमें और समय चाहिए, हम कई जगह हमें बात करनी पड़ रही है, कमेटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लड़ाइयां भी हो गई। ये वो लड़ाइयां तो आपने थोड़ा बहुत न्यूज देखी होगी कि किसी का हल्क मूवमेंट हो गया, एक हमारे एमपी साहब ने जो है गिलास फेंक के मार दिया, दूसरे के हाथ में लग गया, जो भी हुआ काफी सारी चीजें हुई। एमपीज ने अपना बॉयकॉट भी कर दिया, कुछ एमपी सस्पेंड हो गए। इस पूरी कमेटी के सारे इसमें सारे पूरे मैटर के अराउंड तो न्यूज बहुत सारी रही है। फाइनली जो न्यूज मैटर कर रही है, न्यूज मैटर ये कर रही है कि आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसमें कुल शुरू में थे 31 मेंबर्स, बाद में ये हो गए 30 मेंबर। तो एक मेंबर इसमें छोड़ के चले गए थे, दिलीप सैकिया जी। तो दिलीप सैकिया जी चले गए। अब इसके बाद क्या होता है, इन 30 मेंबर्स के कमेटी ने क्या किया, इस जो पूरा वक्फ बिल था, वक्फ विधेयक, इस बिल में काफी सारे चेंजेस बताए थे। कुल मिला के ऑपोजिशन के इसमें लीडर थे, और इसके अलावा इसमें बीजेपी के भी, अपने रूलिंग पार्टी के भी इसमें लीडर्स थे। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से अमेंडमेंट बता रहे थे कि इस बिल में आ जाने चाहिए ऐसे अमेंडमेंट। न्यूज काफी सारी थी कि साहब इन लोगों ने कई सारे स्टेक होल्डरों से बात करी, सब कुछ किया। उसके बाद कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट पे अपना बनाना काम जो सब करना शुरू किया। फाइनली कमेटी ने काम करके दिखाया, और कमेटी में जो भी लोग हैं, ये उनकी लिस्ट है। ये लिस्ट आप पीआरएस से देख सकते हैं, ये लिस्ट पब्लिक है। आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे चेयरपर्सन है, साथ में इनके अलावा 29 लोग और हैं। एक दिलीप सैकिया जी चले गए हैं इस कमेटी के, पहला शुरू में हिस्सा थे, फाउंडिंग मेंबर थे, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो ये मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स में से ऑपोजिशन लीडर्स इन्होंने ऐसे 44 चेंजेस बताए थे कि ये भी इंक्लूड कर लीजिए इस बिल में, लेकिन उन चेंजेस को नहीं माना गया। और कुल ऐसे अब 14, ऐसे कुछ 14 अमेंडमेंट हैं जो इसमें स्वीकार हुए हैं। इस कमेटी ने कहा है कि हाँ, इस बिल में जो जैसा बिल सरकार ने पेश किया था, अब बिल जो सरकार ने पेश किया था उसमें सरकार ने कहा था कि वक्फ में चेंजेस होंगे, और इसमें महिलाओं का भी इसमें इंक्लूजन होगा, और भी कई सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन 14 अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा होगी और इसके ऊपर 29 जनवरी को वोटिंग हो जाएगी। फाइनली ये जो 14 जो अमेंडमेंट हैं, ये कैसे आएंगे, क्या होंगे, इसकी अभी डिटेल स्टडी अभी करते हैं, समझ में आता है क्या हो रहा है। ये है बेटा बैचेस, बच्चा जो अभी आपके लिए 2026-2025 के बच्चों के लिए बैचेस आर लाइव, यू कैन गो एंड चेक। ये रही इनकी प्राइसेस, टाइटन, प्रहार, संकल्प, टाइटन, सारे बैचेस 2000 अपने 26-25 के लिए। नाउ लेट्स कम टू कि क्या हुआ पार्लियामेंट में, बिल कैसे आया, क्या हुआ। अगर हम पीआईबी वेबसाइट पर जाएं, जो हमारे सरकार का सारा बताता है कि प्रोटोकॉल प्रोसेस क्या क्या होती है, तो वहां समझ में आया कि सरकार ने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो ले डाउन हुआ है, ये ले डाउन हुआ है मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024, इसके साथ। क्यों आया है? क्योंकि हमें वक्फ एक्ट, जो वक्फ एक्ट है 1995 का, उसको रिप्लेस करना है। अब 1995 का जो एक्ट है, इसको रिप्लेस करते हुए पार्लियामेंट में क्या बोला गया कि हम कई सारे चेंजेस लेके आने वाले हैं। चेंजेस क्या क्या है? अमेंडमेंट जो है वो ऐसे होंगे जिसमें वक्फ, हमारे जो सबसे बड़ा जो बोर्ड होगा, उसमें विमेन, महिलाएं हैं हो, पहली बात तो ये चाहिए। दूसरी बात, नॉन मुस्लिम ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो नॉमिनेटेड होंगे, यानी सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, मस्ट इंक्लूड अ यूनियन मिनिस्टर एंड 3 एमपीज ऑल्सो, ये भी बोला गया। 2 एक्स जज भी हो सकते हैं, 4 पीपल ऑफ नेशनल रिप्यूट हो सकते हैं, मतलब जिनकी समाज में या देश भर में काफी जिनका रसूख हो, इज्जत हो। और इसके अलावा ऐसे सीनियर सरकारी अफसर भी हो सकते हैं जिन्हें की नॉलेज हो पब्लिक पॉलिसी की, ये सब बोला गया। नाउ इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ काउंसिल
कैन नॉट क्लेम लैंड। ये अमेंडमेंट्स थे, ये था वक्फ बिल। अब इस बिल के बाद चर्चा शुरू हो गई। चर्चा ये हुई कि हमें तो कि इस बिल को तो जाना है पहले जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बीच में क्यों आ गई? हमारे पार्लियामेंट में काम चल रहा था, पार्लियामेंट में लॉ बनता है, यहां पे बिल जो है, एक विधेयक जो है, कानून बनता है। हाउ कम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज प्लेइंग सच एन इंपॉर्टेंट रोल? ठीक है, ये हुआ। अदर प्रपोज अमेंडमेंट्स भी थे इसमें के जो डोनेशंस होंगे, जो लोग देते हैं मुस्लिम्स लोग वक्फ को, जमीन है, प्रॉपर्टी अपनी, तो वो कौन कौन हो सकते हैं? उनको कम से कम 5 साल के लिए उनको अपना धर्म को अपना पहले मानना पड़ता होगा, तब जाके आप देते। बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे इसमें, लेकिन अमेंडमेंट्स के पीछे जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे यहाँ पे बिल का प्रोसीजर होता कैसे है, हमारे यहाँ कानून बनता कैसे है। ये बेटा बच्चा आप याद रखना, अभी यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एक मनी बिल नहीं है बेटा, ये बात ध्यान रखना। मनी बिल होता अगर, तो मनी बिल में राज्यसभा के पास ज्यादा शक्तियां नहीं होती हैं। हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, उसमें लोकसभा जो होती है वो हमारी जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां हमारे एमपीज बैठे हुए हैं, जो 550 की स्ट्रेंथ है। अगर मनी बिल होता, वक्फ बिल हमारा, तो क्या होता, राज्यसभा की फिर ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं, लेकिन अभी पड़ रही है। क्या है यहां पे? मान लेते हैं कोई बिल पेश होता है, अगर ये बिल या तो प्राइवेट बिल होता या ये बिल पब्लिक बिल होता। मतलब इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है, ये जो पब्लिक बिल होता है ये होता है गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि सरकार लेके आती है, कोई मिनिस्टर लेके आता है। प्राइवेट बिल मतलब कोई भी प्राइवेट एमपी, चाहे रूलिंग पार्टी का हो चाहे अपोजिशन पार्टी का हो, वो अपना बिल ला सकता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। लेकिन ये जो बिल है, ये बिल सरकारी बिल है, यानी कि ये तो यानी कि हमारे मिनिस्टर साहब ने इसको पेश किया है। अब जब बिल कोई भी पार्लियामेंट में आता है, तो पहले उसकी होती है पहली पेशी उस बिल की। उस बिल की पहली पेशी में पहली रीडिंग होती है, यानी कि पहली रीडिंग के समय पे खाली बिल का ऑब्जेक्टिव समझा जाता है कि कोई भी विधेयक है, साहब ये विधेयक क्यों आया है, क्या करने के लिए आया है। अभी एमपी 550 एमपीज बैठे हैं, किसी भी हाउस में आ सकता है, हो सकता है अभी लोकसभा में आया, हो सकता है राज्यसभा में आया, लेकिन इस केस में चलो लोकसभा में आया, इसलिए हम इसकी बात करेंगे। अगर राज्यसभा में होता तो भी प्रोसीजर सेम था, लेकिन बिल पहला आया, बिल की स्टडी हुई, बिल को देखा गया, अच्छा ठीक है ये बिल है, ये चाहता है, क्या करें इस बिल का आगे। इसका मतलब है ये हुई पहली रीडिंग। अगर बिल की पहली रीडिंग होनी है तो भैया हम इस बिल की पहली रीडिंग के समय पे इस पे कोई वोटिंग नहीं करेंगे, इस पे कोई ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। ये सब होता है सेकंड रीडिंग में। सेकंड रीडिंग बिल की शुरू होती है। सेकंड रीडिंग जब होती है, जब बिल पहली रीडिंग से अपना पास हो जाए। अब पहली रीडिंग में क्या होता है? पहली रीडिंग में खाली और खाली बस इसको अपने भारत के राजपत्र में लिख दिया जाता है कि ऐसा बिल सरकार लेके आने वाली है, या ऐसा बिल जो है कोई प्राइवेट एमपी लेके आने वाला है या ला रहा है, जैसा भी है, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होगा? बिल की क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी होगी। बिल की एकदम उसके उसके सारे सारे धागे खोले जाएंगे, यानी विधेयक जो है इसकी डिटेल स्क्रूटनी करी जाएगी। अब डिटेल स्क्रूटनी कैसे होगी? क्या इन एमपीस को आता है, इतना समझ में आता है कि बिल की लैंग्वेज क्या है, बिल की इतनी लीगल लैंग्वेज होती है? ऐसे केस में क्या होता है? बिल का जनरल डिस्कशन होता है। अच्छा, यहां पे जब जनरल डिस्कशन होता है, इसका मतलब है कि अब बिल जो है सेकंड रीडिंग में जा चुका है। यहां पे अब हाउस के इतने सारे एमपीज होते हैं, उन्हें 550 एमपीज को हो सकता है ज्यादा समझ में नहीं आ पाए कि चल क्या रहा है, लिख क्या रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तब हम ऐसे में हाउस तब हाउस क्या ऑप्शन लेता है? 4 ऑप्शन होते हैं हाउस के पास। पहली बात तो इट मे टेक द बिल इनटू कंसिडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट, कि आज ही उठा लिया, पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दिया, और या फिर आज नहीं अगले 2 हफ्ते बाद, या अगले सेशन में, या अगले 2 हफ्ते और ले लो उसके बाद भी, आज की डेट में हो सकता है कभी भी और कंसिडरेशन में आ जाए। मतलब हाउस, सदन ने इसको कंसिडर करना शुरू कर दिया है बिल को। ये हो गया पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन होता है इट में रेफर द बिल टू अ सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। दिस इज वेयर द गेम इज। ये है वो सेलेक्ट कमेटी। अब ये सेलेक्ट कमेटी आप जो देख रहे हो, सेलेक्ट कमेटी क्या हो सकती है? सेलेक्ट कमेटी हो सकती है, अगर बिल मान लो लोकसभा में पेश हुआ है, तो लोकसभा में 550 लोग हैं, समझ में नहीं आया सबको। ऐसे में क्या किया, कुछ 10 से 15 20 जितने भी एमपीज होंगे, इनकी एक बन जाएगी कमेटी। ये एमपीज हैं, इन एमपीज की एक अपनी बना दी कमेटी, और ये एमपीज क्या कर रहे हैं? बिल की स्टडी कर रहे हैं। क्या हो सकता है कि इन एमपीज को समझ में आए, हो सकता है नहीं आए समझ में। तो ऐसे केस में ब्यूरोक्रेसी हेल्प करती है कि साहब ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है, यानी आपके फ्यूचर के ऊपर डिपेंडेंसी है ये, कि आप इनकी हेल्प करें एमपीज की समझाने में कि इस बिल का मतलब क्या है, इस बिल में आपको किन किन लोगों से बात करनी पड़ेगी। ये हो गया हाउस की, सदन की अपनी खुद की कमेटी। फिर एक होता है ज्वाइंट कमेटी। ये ज्वाइंट कमेटी क्या है सर? ज्वाइंट कमेटी होती है जब लोकसभा बोले कि इसमें खाली हमारे एमपी का काम नहीं चल पाएगा, इसमें चाहिए लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी सांसद। जो हमने पीछे देखे, ये जो हमें जो यहां पे सारे नाम दिख रहे हैं, ये नाम क्या है? ये नाम है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के। इसमें लोकसभा के मेंबर हैं जगदंबिका पाल जी, जो इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे 20वें नंबर से नीचे चलोगे तो 21 22 23 से लेकर 30 तक ये सारे के सारे राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, ये तो लोकसभा के हो गए। नाउ ये सब राज्यसभा के सांसद है, यानी कि इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों हाउसेस के मेंबर्स बैठे हुए हैं।
और इन सब एमपीज ने इसकी स्टडी करी है। ये बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि ठीक है, मतलब कमेटी के पास बिल जा चुका है, कमेटी कर रही है इसकी तहकीकात। अब कमेटी इस बिल के इस बिल के सारे सारे इसके धागे खोलेगी और इस बिल को समझेगी कि ये बिल चाहता क्या है, इस बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये ऐसे देखो, अगर कोई एमिनेंट जूरिस्ट है उनसे बात करनी पड़ेगी, जजों से बात करनी पड़ेगी, कोई स्टेक होल्डर होगा समाज में उससे बात करनी पड़ेगी, तब जाके कोई अपना बिल जो है उसके बारे में ये अपनी कोई रिपोर्ट बना पाएंगे। फाइनली इस जो भी कमेटी होगी इसकी रिपोर्ट एक पेश होगी, या तो सेलेक्ट कमेटी हो या ज्वाइंट कमेटी हो, ये हाउस के अपने ऊपर है कि हाउस ने इसको कैसे माना है इसको पढ़ने के लिए। इसके बाद रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट बन के कहां जाएगी, उसी हाउस में वापस जहां पे अभी इसकी रीडिंग चल रही है, लोकसभा या राज्यसभा, जहां भी वो बिल जहां भी वो बिल शुरू हुआ है। ये बिल पास होने की स्टेजेस हैं। अभी इसके बाद कमेटी स्टेज पे चला गया, कमेटी ने थॉरोली क्लॉज बाय क्लॉज इसकी स्टडी कर ली, समझ में आ गया कि अच्छा इस बिल में ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये चेंज कर दो, वो चेंज कर दो, अमेंडमेंट बता दो। तो रिपोर्ट जो है कमेटी की, ये रिपोर्ट बाद में हाउस में पेश होगी 550 लोगों के सामने सब पूरा, और ये लोग बाद में कहेंगे अच्छा यानी कमेटी ने पढ़ के ये बताया कि जो बिल है इसमें इतनी अच्छी बात है, इसमें इतनी बुरी बात है। अब हो सकता है इस रिपोर्ट को हाउस मान ले, सदन मान ले, हो सकता है नहीं माने, फर्क नहीं पड़ता। हाउस यानी मेजॉरिटी यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं, अगर इन लोगों की सबकी रजामंदी है तब तो उस बिल को जो है एक्ट बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगर जो बिल पेश हुआ जैसा का जैसा, उसकी स्टडी करी कमेटी ने, और कमेटी ने स्टडी करके बाद में जो भी अमेंडमेंट दिया उस अमेंडमेंट को हाउस ने स्वीकार नहीं किया, तो भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसा बिल हाउस को मंजूर है वैसा ही बिल पास होगा, चाहे कमेटी अच्छी बात बोले चाहे बुरी बात बोले। ऐसे में जो कमेटी ने अभी जो 14 अमेंडमेंट बोले हैं, इन 14 अमेंडमेंट के ऊपर विचार होगा और इनके ऊपर वोटिंग होगी। हो सकता है ये कमेटी के अमेंडमेंट्स इनको मंजूर आए हाउस को, हो सकता है नहीं मंजूर आए। नाउ इसके बाद कंसिडरेशन स्टेज पे आ जाता है। यही होता है जब बिल को कंसिडर किया जाता है हाउस के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज, यानी 550 लोग यहाँ पे होंगे, बैठेंगे यहाँ पे 545 543 अपने एमपीज, और ये जाके अपने बैठ के यहाँ पे बात करेंगे कि हाँ साहब जो हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दी है ये कितनी अच्छी सच्ची है। नाउ इसके बाद होगी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग होती है जब बिल का बस खाली हाँ या ना पूछा जाता है, जब स्पीकर साहब पूछते हैं कि अब बता दो सबके मन में क्या है, आप हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो, यहाँ पे आप पास करने के मूड में हो कि नहीं हो। बस यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन इतना जानना होता है बिल के बारे में। अब अगर एक्सेप्ट हो गया, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सबने हाँ करके हाथ उठा दिया है कि हाँ साहब, या फिर अपना रिटन में या आपने लिख के जैसे भी होगा, ओरल में भी, तो उस बिल को पास माना जाएगा अगर मेजोरिटी ने उसको पास कर दिया तो। ये केस है एक हाउस का। अभी ऐसा ही सेम प्रोसेस होगी दूसरे हाउस की, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम होगा। लोकसभा में हो चाहे बिल, चाहे राज्यसभा में हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर बिल जिस भी हाउस में गया है वहां पे 3 स्टेजेस से गुजरना मैंडेटरी है। ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि कोई स्टेज मिस हो जाए, नहीं, दोनों हाउसेस में इस बिल को ऐसे ही अपने भुगतना पड़ेगा, इस बिल को ऐसे ही झेलना पड़ेगा। जब दोनों हाउस से हो जाए अपना अपना सहमति, तब तो बिल पास माना जाएगा, अदरवाइज पास पार्लियामेंट से नहीं माना जाएगा। दूसरे हाउस में जब बिल जाता है, यही तीनों की तीनों स्टेज वापस से होती हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। इसके बाद अब जब सेकंड हाउस में गया है, सेकंड हाउस के पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। सेकंड हाउस क्या क्या कर सकता है, चाहे लोकसभा से राज्यसभा गया हो, चाहे राज्यसभा से लोकसभा गया हो, यहां पे इट मे पास द बिल, बिल को बिल्कुल पास कर दे, लोकसभा ने साहब भेजा है, ठीक है अच्छा ही होगा बिल, ठीक है सबने हाँ कर दिया, हाथ उठा दिया, गुड। इसके बाद ये हो सकता है राज्यसभा पास कर दे बिल को, लेकिन साथ में अपने कुछ अमेंडमेंट दे दे, और वो अमेंडमेंट वापस भेजे इनको, जो भी हमारे फर्स्ट हाउस था, जो भी ओरिजिनेटिंग सदन था। अब पहला सदन हो सकता है बोले कि अमेंडमेंट तो बताएं अच्छे तो हैं लेकिन हमें मंजूर नहीं है, हो सकता है इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर। सेकंड हाउस जो है बिल को माने ही नहीं कि लोकसभा ने ऐसे कैसे पास कर दिया, हमसे तो पूछा नहीं। तो अब क्या हुआ ऐसे केस में, अगर ये हो गया ये प्रॉब्लम, तो फिर तो डेडलॉक है, फिर तो मतलब कि दोनों एक हाउस हाँ कह रहा है, एक हाउस ना कह रहा है, ऐसे केस में डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक के समय पे क्या होगा, राष्ट्रपति जी को बुलाना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी को बोलना पड़ेगा कि आइए दोनों के दोनों हाउस, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे डेडलॉक हो गया है इसको रिजॉल्व करने के लिए अब क्या ऑप्शन है, हम करेंगे राष्ट्रपति के द्वारा समन, किनको, दोनों हाउसेस को, कि आप दोनों बैठो यहाँ पे और ज्वाइंट सिटिंग होगी, यानी 543 + 245 ऐसे के सारे, ये सारे के सारे लोग अब यहां आएंगे और यहां पे आके बैठ के अब ये लोग यहां पे बोलेंगे कि क्यों नहीं ऐसा, कि क्यों नहीं पास हो पा रहा है ये, यानी कि जॉइंट सेटिंग होगी। इतने बड़े 543 + 245 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए बैठने की। कोरम कहता है 1/10 भी अगर आ गए, 1/10 तो भी मंजूर है, सेटिंग मान ली जाएगी जॉइंट सेटिंग की। इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, इसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, नॉट राज्यसभा के चेयरपर्सन। ठीक है, अब ये यहां पे प्रिसाइड करेंगे, इसको यहां पे आके बिल के बारे में चर्चा होगी कि किन मुद्दों पे दोनों हाउसेस में अपनी देखो जो है रजा नहीं है, दोनों हाउसेस जो है अलग अलग हो गए, क्या मुद्दे हैं। याद रखना ये बिल जब यहां आ रहा होगा जॉइंट सेटिंग में, तब इस बिल के ऊपर अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा नहीं होगी, बस खाली इस बात पर चर्चा होगी कि किन मुद्दों की वजह से आप लोग भटके हुए हो, उसको सॉल्व करते हैं। जब दोनों हाउस से मान लेते हैं पास हो जाए, उसके बाद जाएगा ये राष्ट्रपति के असेंट के बाद।
राष्ट्रपति के असेंट का मतलब है यहां पे राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति के दस्तखत के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। अब जब ये अपना देखो पहला हाउस यहां पे देख लीजिए, इफ द सेकंड हाउस पासेस द बिल विदाउट एनी अमेंडमेंट, या पहला हाउस एक्सेप्ट कर दे अमेंडमेंट जो भी सेकंड हाउस ने बताए हो, ठीक है, या फिर द बिल इज डीम, या फिर क्या हो अपना ये बोले जॉइंट सिटिंग के बाद पास हो गया, तब उसके बाद राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा और राष्ट्रपति के पास बिल तब पहुंचेगा जब वो बोलेंगे हाँ ठीक है भाई दोनों हाउस ने पास कर दिया है। डेडलॉक सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, जॉइंट सिटिंग। हमारे यहां पर जॉइंट सिटिंग हुई है, 3 केसेस में हुई है। अगर आपको वो 3 केसेस पता हो तो हमें जरूर बताना। 3 केसेस, 3 एक्ट्स को पास करने के लिए हमारे इतिहास में पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग हुई है, ठीक है। रेजोल्यूशन होता है जॉइंट सिटिंग का, लेकिन मनी बिल के केस में नहीं होता है, ये भी याद रखना। अब पहला हाउस कब कब या तो मना कर दे, या जो सेकंड हाउस ने जो भी सजेशन दिए थे उसको पहले हाउस को मंजूर नहीं होगी, साहब हमने जो बिल पास किया वही सही है, हमें दूसरा कोई रास्ता नहीं चाहिए, या फिर सेकंड हाउस रिजेक्ट कर दे बिल को ऑल टुगेदर, या सेकंड हाउस बैठ जाए उस बिल के ऊपर और कोई आगे एक्शन ना ले 6 महीने तक। तब बोला जाएगा कि दोनों हाउस अटके हुए हैं, दोनों हाउस सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं इस बिल को, दोनों हाउस पास नहीं करना चाह रहे हैं। डेडलॉक को सॉल्व करने का रास्ता वही है। नाउ ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब है राष्ट्रपति का असेंट फाइनली मिलेगा अगर दोनों हाउस से बिल पास हो जाए तो, राइट। जब राष्ट्रपति का बिल नहीं सॉरी जब राष्ट्रपति का जब असेंट जब मिल जाता है बिल को, तो बिल हमारा बन जाएगा एक्ट। अगर राष्ट्रपति जी ने असेंट नहीं दिया, राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी, बिल एंड्स। प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स हिज असेंट, मतलब उन्होंने अपनी मंजूरी नहीं दी है और बिल की वहीं मृत्यु हो गई। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन क्या है, बस ये है कि राष्ट्रपति जी अगर एक बार बिल को देखें दोनों हाउस से पास होने के बाद कि लोकसभा ने कि भाई हमारे लोअर हाउस ने पास कर दिया, अपर हाउस ने पास कर दिया, लेकिन जो बिल है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, एरर एपेरेंट है, या बहुत हेस्टिली पास कर दिया है, ऐसे केस में राष्ट्रपति उस बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को और बोल सकते हैं कि दोबारा स्टडी करो ये क्या पास किया है। इसके बाद भी अगर बिल आता राष्ट्रपति के पास मंजूरी के हाउस के अपने अमेंडमेंट्स के बाद या ऐसे भी बिना अमेंडमेंट के, राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट सेकंड टाइम अगर राष्ट्रपति के पास अगर आ गया तो राष्ट्रपति को फिर तो सिग्नेचर करना पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तरीका होता है बिल को एक्ट बनने का। हमने जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, ये होती है कमेटी स्टेज जो आज चर्चा में है। कमेटी बेटा बहुत इस समय देखो चर्चा में है, कमेटी कैन एंड मस्ट शुड कम इन द एग्जाम। तो याद रखना पहली रीडिंग में बस खाली चर्चा होती है, सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है। हाउस क्या कर सकता है, उसको एक सेलेक्ट कमेटी को दे सकता है पढ़ने के लिए, या जॉइंट कमेटी को दे सकता है पढ़ने के लिए। उसकी रिपोर्ट के आधार पर थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग में फिर मंजूरी होगी बिल को भेजना या नहीं भेजना सेकंड हाउस में। अगर सेकंड हाउस में चला गया फिर से वही तीनों की तीनों स्टेज वापस अपनी पूरी होंगी, फॉलो होंगी। बिल सेकंड हाउस में क्या क्या हो सकता है बिल के साथ, या तो बिल रिजेक्ट हो जाए, या बिल को लटका दिया जाए 6 महीने तक, या फिर हाउस कुछ ऐसे सजेशन बता दे, कुछ चेंजेस बता दे जो फर्स्ट हाउस को मंजूर हो या नहीं हो, ठीक है। या फिर चौथा केस क्या है, बिल को बस पास कर दिया जाए डायरेक्ट। सेकंड हाउस के पास ये ऑप्शन है। अगर ये हो गया डायरेक्ट फिर तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर इन तीनों में से कुछ भी है तो क्या होगा, फिर डेडलॉक होगा। डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग है। ये था हमारा आज का जो हमने अभी पढ़ा। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पढ़ने के लिए, इंपॉर्टेंट ये है कि जो इस बार जो कमेटी की जो इस बार जो देखो जो रिकमेंडेशन है वो अब देखो हाउस के पास जाएंगी। ये रिकमेंडेशन जो भी आएंगी ये एडवाइजरी नेचर की होंगी। एडवाइजरी नेचर की है, दैट मीन्स क्या होगा कि हाउस चाहे माने चाहे ना माने फर्क नहीं पड़ता, हाउस ने जैसा बिल चाहा उनको वही बिल वैसा ही चाहिए होता होगा। डिपेंड करता है कि मेजोरिटी क्या कहती है। सो विद दिस करते हैं इस न्यूज को क्लोज। आगे इसमें और कोई डेवलपमेंट होगा हम उसको फिर टेकअप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।